Assalamualaikum. I hope that you are doing fine. इस लेक्चर में हम चैप्टर 10 की तैयारी करेंगे जिसका नाम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। आप सब जानते हैं कि मैटर की तीन टाइप्स हैं, तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि बहुत ही बुनियादी हैं, फंडामेंटल स्टेट्स हैं ये। इसके अलावा मैटर की और भी स्टेट्स हैं जिसमें प्लाज्मा का नाम आपने सुना होगा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में प्लाज्मा फिजिक्स भी आती है। और इसके अलावा कुछ कॉन्डेंसेट्स हैं जिसका नाम बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस लेवल टॉपिक होता है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ते। और दो स्टेट्स और हैं, तो टोटल अब तक जो दरियाफ्त हो चुकी हैं वो 7 स्टेट्स हैं। बहरहाल इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम फिजिक्स की जुबान में जानेंगे, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिक्विड के बारे में और फिर गैस के बारे में। सॉलिड और लिक्विड के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ पाएंगे। गैस के बारे में सिर्फ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 11 है, इसमें हम गैस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें गैस लॉज हैं, तो वहां पर गैस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आने हैं एग्जाम में। 2021 में जो एग्जाम हो रहे हैं ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हो रहे हैं। तो सॉलिड्स में हम इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड्स में और गैसेस में प्रेशर और पास्कल लॉ पढ़ा जाता है। लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं, तो फ्लूइड्स के लिए प्रेशर हम पढ़ते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ी जाएगी, एंड देन लॉ ऑफ फ्लोटेशन with the help of Archimedes principle, and finally we will study kinetic molecular theory. तो शुरू करते हैं 3 फंडामेंटल स्टेट्स से। तो मैटर की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी हुई है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। अब यहां पर मास बताता है हमें कि क्या इसकी शेप है, क्या इसका साइज है, और वॉल्यूम से भी हमें पता चलता है। एक्चुअली मास से हमें तो पता चलता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वॉल्यूम से दरअसल हमें उसका साइज पता चलता है। अब अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड को डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी उसकी शेप फिक्स्ड है, उसके अंदर क्वांटिटी जो है मैटर की वो फिक्स्ड है, डेफिनेट है, उसकी शेप चेंज नहीं होती, फिक्स्ड रहती है। वॉल्यूम भी उसका फिक्स्ड रहता है। लिक्विड्स के बारे में हम ये डेफिनेशन देते हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। इसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती, यहां इसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। गैस के बारे में डेफिनेशन, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर which does not have fixed volume nor fixed shape। तो गैसेस में फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, फिक्स्ड शेप भी नहीं है। सॉलिड आप देखते हैं कि कोई भी चीज जो फ्लो नहीं करती, इसको भी हम सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट बार है, वो सॉलिड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर हीट दे दी जाए, गर्म कर दिया जाए, तो वो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और वो बह सकती है। तो सॉलिड की कोई ना कोई फिक्स्ड शेप है और वो उतना ही साइज ऑक्युपाई करेगा जितना उसका है। लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती, पानी को आप ग्लास में जिस भी वेसल में डालेंगे वो वही शेप ऑक्युपाई कर लेगा और वही शेप बना लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम वही होता है। यानी 1 लीटर पानी लिया है तो वो उतना ही 1 लीटर पानी की बोतल में आएगा। गैस में वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता और शेप भी फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि गैस फ्लो करती है, इसीलिए फ्लो करने वाली जितने भी मैटर
की स्टेट हैं उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। और जिस भी कंटेनर में गैस को फिल कर दें वो वही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगी, यानी उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। तो ये क्या वजह है कि इनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, इनकी शेप फिक्स्ड नहीं है गैस की? इसके लिए हमें जानना होगा कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने आपस में क्लोज्ड होते हैं, इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि वो अलग नहीं हो सकते। उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, और बस ये अपने ही आपस में वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे होते हैं। जबकि लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं थोड़ी सी कंपेयर टू सॉलिड, और इसीलिए इनकी शेप अब फिक्स्ड नहीं होती और ये फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस में तो बहुत ही वीक होती हैं, सबसे ज्यादा वीक होती हैं, इसलिए इनमें फ्लो करना आसान होता है। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पर, लेकिन लिक्विड में फिक्स्ड नहीं होते, कांटेक्ट में तो होते हैं लेकिन आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन गैस में तो कांटेक्ट में भी नहीं होते, रैंडम पोजीशन होती है, रैंडम मूवमेंट होती है, जिसको ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। सो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इनके बिहेवियर्स को स्टडी किया जाएगा, जिनमें हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का लफ्ज अगर आपने पहले सुना हो, इलास्टिक मटेरियल से निकला है। इलास्टिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो अपनी शेप बरकरार रख सकता है। जैसे कि रबर बैंड को आप स्ट्रेच करें फोर्स लगाने पर, जब फोर्स हटाते हैं तो वो वापस अपनी शेप पर आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जो अपनी शेप वापस ले आए फोर्स हटाने पर, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन या रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी है, वो मटेरियल है जो अपनी शेप वापस ले आए। तो अ मटेरियल that regain its original shape after the removal of force is called elastic body। तो ये रबर बैंड की एग्जांपल जो आपको दी है ये एक इलास्टिक बॉडी है। रबर्स अच्छे इलास्टिक बॉडी होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी सॉलिड्स हैं वो सारे इलास्टिक होते हैं, उनके अंदर लचक होती है। इवन आयरन के अंदर भी लचक होती है, एल्युमिनियम के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो हम इनको स्टडी करने के लिए फोर्स अप्लाई करके देखते हैं। तो फोर्स यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अब फॉर एग्जांपल इस रबर पर हमने फोर्स लगाई है और ये बेंड हो गया। शेप चेंज करने को यहां पर डिफॉर्मेशन कहा जाता है। इसको हम कहते हैं कि डिफॉर्म हो गया है, अपनी फॉर्म चेंज कर ली है इसने। अगर ये वापस अपनी शेप पर आ जाए तो इसको हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। लेकिन अगर ये इतनी फोर्स लगाएं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, आप उस पर फोर्स लगाते जाएं तो वो शेप अपनी वापस फिर नहीं लाता। ज्यादा फोर्स लग जाए एक लिमिट से ज्यादा तो ऐसी सूरत में वो अपनी वापस शेप नहीं लाता, वो परमानेंट वहीं पर हो जाता है। तो ऐसी बॉडी को जो अपनी शेप वापस ना ला सके उसको हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। प्लास्टिक का लफ्ज ही इसीलिए आया है कि दैट डज नॉट रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। जाहिर है फोर्स हटाने के बाद हम चेक करते हैं।
तो डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं जिससे शेप चेंज हो जाती है, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। और जो शेप चेंज होती है, जो उसमें चेंज आ रहा है, उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिफॉर्मेशन की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं और बहुत तरीकों से टाइप डिफाइन की जाती हैं, लेकिन यहां पर आसानी के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से शेप चेंज हो रही है। एक तो शेप चेंज होती है, हम स्प्रिंग को खींचें, जैसे हम इसको फोर्स लगाएं खींचने अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, आउटवर्ड फोर्स लगाएं तो क्या होगा, स्प्रिंग खिंच जाएगा, उसमें एक्सटेंशन हो जाएगी, उसमें एक्सपेंशन हो जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ऐसी डिफॉर्मेशन को टेंशन कहते हैं, ऐसी फोर्स को टेंशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसको इनवर्ड लगाएं, यानी अंदर की तरफ लगाएं दोनों फोर्सेस को, तो ऐसी डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन लाएगी वो कंप्रेशन कहलाई जाएगी। इसी तरह और भी हमारे पास डिफॉर्मेशन है, जैसे कि आप अगर इसको घुमाएं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एंगुलर डायरेक्शन में इसको मूव करवाएं, फोर्स लगाएं, तो ऐसी डिफॉर्मेशन ट्विस्टिंग कहलाई जाती है। और इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में अगर घुमाया जाए तो इसको हम बेंडिंग कहते हैं। सो डिफॉर्मेशन में हम सिर्फ दो टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे, एक तो कंप्रेशन और दूसरा एक्सपेंशन, इसको हम टेंशन भी कहते हैं। जो टेंशन होती है, ऐसी फोर्स को टेंसाइल फोर्स भी कहा जाता है, और जो कंप्रेशन होती है उसकी फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स कहा जाता है। लेकिन अभी तो सिर्फ हम फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें कितनी लचक है, कितनी उनके अंदर स्ट्रेंथ है, और ऐसी मटेरियल टेस्टिंग लैब बनाई जाती है जिसमें हम फोर्स लगा के चेक करते हैं कि कितना उसमें चेंज आया है। अब चेंज निकालने के लिए हम यहाँ तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, और पहली फिजिकल क्वांटिटी हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हम यहाँ लेंथ चेक करते हैं। इसके अलावा हम एरिया भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। तो जो भी शेप में चेंज आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पर या तो लेंथ निकालेंगे या फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे। लेंथ निकालना तो आसान है, आप रूलर से निकाल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम इसलिए निकाला जाता है कि अगर उसमें चेंज तीनों डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी लंबाई भी बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है, तो इसलिए उसमें वॉल्यूम निकाला जाता है। अभी सिर्फ हम चेंज निकालेंगे लेंथ के लिहाज से, सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो डिफॉर्मेशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जाती हैं, एक तो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हमें बताती है कि क्या उसमें डिफॉर्मेशन है, किस वजह से, और कितनी फोर्स उसमें लग रही है। तो फोर्स यहां पर मैंने बताया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो हमें बताएगी कितनी उसमें डिफॉर्मेशन आएगी। और डिफॉर्मेशन कितनी आएगी उसको अगर हम मेजर करना चाहें, उसकी हम लेंथ के लिहाज से उसको अगर देखें तो हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेस टेल्स समथिंग अबाउट द फोर्स कॉजिंग डिफॉर्मेशन, कि फोर्स कितनी उसमें लग रही है, कितनी मैक्सिमम फोर्स लग सकती है कि वो बॉडी डिफॉर्म करे और फिर वापस अपनी शेप भी चेंज करे। तो ऐसी डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर वापस अपनी शेप, ओरिजिनल शेप ना लाए, तो उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। हम अभी सिर्फ यहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना होता है।
स्ट्रेन हमें बताता है कि कितनी उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुई है, लेंथ पता चल जाएगी, उसकी वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना उसमें चेंज आ रहा है। लेकिन यहां पर हम फोर्स जो पढ़ेंगे, एक तो फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं और दूसरी हम फोर्स इंटरनल फोर्स कहते हैं। जो हम फोर्स लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स होती है, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फोर्स लगाते हैं। हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी रिएक्शन फोर्स लगाते हैं जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं। तो जब हम इस बार को खींचेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर हो सकती है। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जैसे सॉलिड की ज्यादा होती हैं, स्ट्रांग होता है वो, उतनी ज्यादा उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगी, अपोजिट फोर्स होगी जो उसको खींचने से रोकेगी। और यही वजह है कि वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी शेप ले आता है। जैसे हम खींच रहे होते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स उसको अपोजिट फोर्स लगा के वापस अपनी शेप लाना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा यहां पर इंटरनल फोर्स पाई जाएगी उतनी ज्यादा हम उसको कहेंगे कि डिफॉर्मेशन उसमें हो सकती है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हम स्ट्रेस पढ़ते हैं। So stress is the internal force of resistance per unit area. ये वो फोर्स नहीं है जो हम बाहर से लगा रहे हैं, ये वो फोर्स है जो मटेरियल के अंदर उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स लगा रहे होते हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर हम खींचेंगे, टेंशन उसमें देंगे तो उसकी अपोजिट फोर्स होगी, उसको खींचने से रोकेगी। या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसको दबाने से रोकेगी। वो फोर्स इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कहलाई जाती है। उसको अगर हम डिवाइड कर दें उस ऑब्जेक्ट के एरिया से तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और ये कब होगा? जब हम डिफॉर्म कर रहे होंगे, जब हम शेप चेंज कर रहे होंगे, जब हम खींच रहे होंगे। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में रेजिस्टेंस पाई जाएगी कि वो अपनी शेप को वापस ला सके। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो फोर्स लगा रहे होंगे आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से, तो ये शेप अपनी वापस ला सकता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, वो हम लिमिट पढ़ेंगे, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ग्रीक लेटर है और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया जो हम निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से। अगर कोई रेक्टेंगल है तो लेंथ की भी यूनिट मीटर है, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर है, तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर होगा। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस के बारे में हम जान चुके हैं कि वो जो फोर्स उसके मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से, उसमें जो इंटरनल फोर्स पाई जा रही है जो उसकी अपनी शेप वापस लाना चाहती है। इसकी आप एग्जांपल खुद भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक रबर बैंड को खींचें तो उसकी शेप वापस आ जाएगी, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस पर फोर्स लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मोटा रबर बैंड लें, उस पर फोर्स लगाएं और फिर छोड़ के देखें तो आपको ज्यादा उसमें चोट महसूस होगी। तो जितना ज्यादा उसमें मटेरियल होगा उतने उसके मॉलिक्यूल्स होंगे और उतनी उसमें फोर्स लग सकती है। स्ट्रेन यहां पर हम पढ़ेंगे, तो स्ट्रेन क्या है ये हमें बताता है कि कितना डिफॉर्मेशन हुई है। सो स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम
ओवर ओरिजिनल लेंथ और वॉल्यूम। या तो हम लेंथ पढ़ते हैं तो लेंथ से ही डिवाइड करते हैं, या हम वॉल्यूम पढ़ते हैं, वॉल्यूम का चेंज देखते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो स्ट्रेन की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप कहलाई जाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर खींचते हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा है, उसकी लेंथ चेंज हो रही है। अब लेंथ कैसे चेंज होते हुए हम निकालेंगे कि जो फाइनल लेंथ है अगर L2 कहते हैं, और जो इनिशियल लेंथ है जिसको L1 कहते हैं, तो L2 माइनस L1 होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम चेंज निकाल सकते हैं। तो उस चेंज को जो लेंथ में निकाल रहे हैं, अगर हम ओरिजिनल लेंथ से, ये जो ओरिजिनल इसकी लेंथ है डिफॉर्मेशन से पहले, उससे डिवाइड कर दें तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ये तो खींचने पर हमारे पास लेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, इंक्रीज होगी, लेकिन अगर कंप्रेस करेंगे तो हमें लेंथ डिक्रीज होते हुए दिखाई देगी। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें फिर बाद वाली लेंथ को जो L2 है, पहली वाली लेंथ जो कि L1 है, उससे माइनस करना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करें तो आपके पास फाइनल जो है वो छोटी हो जाएगी और जो इनिशियल है वो बड़ी होगी। तो छोटे में से बड़ा माइनस कर दें तो वो माइनस में आंसर आएगा। तो नेगेटिव साइन शो करता है डिक्रीज को। चेंज हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। पॉजिटिव को हम इंक्रीज कहते हैं और नेगेटिव को हम डिक्रीज कहते हैं। तो स्ट्रेन यहां पर पहली टाइप है लेंथ के लिहाज से। अगर उसकी लेंथ को देखें और उसमें चेंज निकालें, फोर्स लगाने पर जो उसमें डिफॉर्मेशन होती है, उसकी शेप चेंज होती है, और उसके चेंज निकालने के बाद लेंथ से जो उसकी अपनी ओरिजिनल लेंथ है डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। इसको एपिसाइलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन इट इज अ ग्रीक लेटर। और डेल्टा एल आपको पता है, हम डेल्टा यूज करते हैं चेंज निकालने के लिए। डेल्टा एल का मतलब है L2 माइनस L1, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। और L यहां पर ओरिजिनल लेंथ को हमने L से रिप्रेजेंट ही किया है, L1 भी कह सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि कितना चेंज आ रहा है उसकी ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से। सो ऐसी सूरत में हम ऐसी क्वांटिटीज को रिलेटिव क्वांटिटी कहते हैं। तो ये रिलेटिव चेंज कहलाई जाती है। इसको रिलेटिव डिफॉर्मेशन भी कहते हैं कि कितना चेंज आ रहा है उसकी ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से, उसकी अपनी लेंथ के लिहाज से। सो इट इज रिलेटिव डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन की एक और डेफिनेशन बन गई कि रिलेटिव डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन। और इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि डेल्टा एल की यूनिट भी मीटर है और एल की यूनिट भी मीटर है, दोनों डिवाइड होके कोई यूनिट नहीं बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो चेंज है शेप में, वो एक तो देखा जा सकता है कि उसकी लेंथ चेंज हो रही है, उसकी लंबाई निकाल लें। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, ये तीनों चेंज हो रही हैं अगर, तो फिर हमें इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई पहले निकालनी होगी, जो कि हमें वॉल्यूम ओरिजिनल बताएगी। अगर मैं L1 कह दूं इसकी लंबाई को, जो पहले है फोर्स लगाने से पहले, B1 कह दूं इसकी चौड़ाई को फोर्स लगाने से पहले, और H1 कह दूं इसकी ऊंचाई को फोर्स लगाने से पहले, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्मूले से। अब इस क्यूब में हमने फोर्स अगर हर डायरेक्शन से लगाई तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगी हर डायरेक्शन से चेंज हो जाएगा ये। और इसकी लेंथ L2 चेंज हो जाएगी, इसकी ब्रेथ B2 चौड़ाई चेंज हो जाएगी, इसकी ऊंचाई H2 चेंज हो जाएगी। तो हम इसका वॉल्यूम बाद वाला निकाल सकते हैं जिसको V2 कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। तो इसमें वॉल्यूम का जो चेंज है वो निकाला जा सकता है V2 माइनस V1 से। तो डेल्टा V अगर मैं डिवाइड कर दूं
इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से V1 से या V लिखते हैं, तो ऐसे स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। ये बहुत एडवांस स्टडीज में सीखा जाता है, अभी हम इसके बारे में और नहीं जानेंगे। बस इतना यहाँ पर याद रख लें कि जब भी किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करें, उसमें फोर्स लगाएं, उसमें चेंज आए उसकी शेप में, तो उसका जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो निकाल के उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो आप जानते हैं मीटर क्यूब है, और उसके चेंज भी निकालेंगे तो वो भी मीटर क्यूब होगा, तो दोनों डिवाइड होके कोई यूनिट नहीं बनाएंगे। तो अब हम जान चुके हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस हमें बताता है कि कितनी फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन के लिए, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, कितना उसमें अपोज कर रहे हैं उस चेंज को लाने के लिए। और वो जितना ज्यादा आप उसमें फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स उसको वापस अपनी शेप बरकरार करने के लिए फोर्स लगाएंगे। स्ट्रेन में हमने पढ़ा कि कितना ज्यादा उसमें चेंज आएगा, या तो लंबाई के लिहाज से देखें अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स है, और अगर बहुत सारी डायरेक्शन में फोर्स है तो हम उसका वॉल्यूम भी देखते हैं। तो स्ट्रेन दो टाइप्स की हमने पढ़ ली। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ एक हम लॉ पढ़ते हैं जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।